अब देखो ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। और सेकेंड केस में अगेन बोल रहे हैं ग्राउंड है और ग्राउंड से एक पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 60 डिग्री। अब दोनों ही केस में लिखना क्या है, दोनों ही केस में लिखो वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में। भाई फर्स्ट केस में पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से कहां जा रहा है, लेफ्ट की ओर। सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से किसी पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 60 डिग्री क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तब चेक करो आंसर क्या आएगा वहां पे। और इसको हमने जनरली क्या मान लिया था, इसको हमने मान लिया था एक्स एक्सिस और इसको हमने क्या माना था वहां पे, वाई एक्सिस। अब बताओ फर्स्ट केस में हम वेक्टर को क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस में जो भी वेक्टर है वो किसके अलोंग है, नेगेटिव एक्स के अलोंग है। तो हम वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड साथ में उस डायरेक्शन में क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो जो भी v वेलोसिटी आएगी, v वेलोसिटी -10 आई कैप होगी कि नहीं होगी वहां पे। अब देखो यहां पे वेक्टर जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है कि नहीं है, और वेक्टर अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो वहां पे या तो आई कैप होगा या फिर जे कैप होगा या फिर के कैप होगा। तो वहां पे हमें रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तो यहां पे अगर देखोगे तो बताओ ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, और वेक्टर अगर किसी क्वाड्रेंट में जा रहा होगा तो फिर हमें वहां पे रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट होंगे, वेक्टर सेकंड, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज नेगेटिव होगी, तो एक्स कंपोनेंट ऐसा होगा कि नहीं होगा, और वाई कंपोनेंट कहां होगा, ऊपर की ओर होगा वहां पे। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, लिखवाया था जिसके साथ थीटा एंगल, तो 60 डिग्री एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्स के साथ। तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, वहां पे हम लिखेंगे 10 cos 60, y कंपोनेंट 10 sin 60। अगर इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो x कंपोनेंट नेगेटिव, cos 60 1/2, तो ये हो जाएगा -5 आई कैप, और 10 sin 60 का मतलब क्या हो गया, 5√3 जे कैप। तो ये हमारी वहां पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी वेक्टर फॉर्म में। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। हो गया। फिर देखो यहां पे शो कर रहे हैं ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर हमने प्लेस किया है एक ब्लॉक को, और इस ब्लॉक पे अब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। यहां पे एक फोर्स है F1 10 न्यूटन का, यहां पे एक फोर्स है F2 4 न्यूटन का, यहां पे एक फोर्स है 20 न्यूटन का,
और ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है ये है एट एन एंगल 60 डिग्री। अब बताओ ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस कितने लग रहे हैं टोटल? ब्लॉक के ऊपर टोटल यहां पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? अब कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन लिखो फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स बोलो या फिर बोलो टोटल फोर्स। अब बताओ वेक्टर्स कितने हैं? 3। अगर 2 होते तो, अगर 2 होते तब तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं। अब अगर मोर देन 2 वेक्टर्स हैं तो लास्ट क्लास में क्या लिखवाया था, अगर मोर देन 2 वेक्टर्स होंगे तो सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन किस फॉर्म में ऐड कर रहे होंगे, तो F1 प्लस F2 प्लस F3, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो चेक करो रिजल्टेंट कितना आ रहा है। कितना है रिजल्टेंट, 4 प्लस, देखो सबसे पहले तुमने क्या किया, सबसे पहले F1 फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखा। बताओ F1 को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, 10i कैप। फिर F2 को देखो, F2 जो रहेगा वो तुम्हारा वहां पे क्या हो गया, 4j कैप। अब अगर F3 की बात करोगे तो ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में, ये वेक्टर है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो x इसका नेगेटिव होगा और y इसका वहां पे क्या होगा, x कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट हो जाएगा -20 cos 60 i कैप प्लस 20 साइन 60 j कैप। तो जो भी F3 है cos 60 1/2, तो ये हो गया -10 i कैप प्लस साइन 60 √3/2 10√3 j कैप। अब F1 F2 और F3 सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड करो। बताओ सबको अगर वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे तो 10i कैप माइनस 10i कैप क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा, यहां पे भी j कैप, यहां पे भी j कैप, तो ये हो जाएगा 10√3 प्लस 4। बताओ √j को अगर हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया 1.7, वैसे तो 1.73, तो ये कितना बन जाएगा वहां पे,
तो जो भी रिजल्टेंट रहेगा कितना आ रहा है? $21.73, 1.7 मान लिया ना मैंने, 21.3, 20 देखना, चेक कर लो क्या आ रहा है, 21.3 जे कैप। अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स कहां आ रहा है? अबे जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? ऊपर की ओर आ रहा है। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक पे जब ये तीनों फोर्स लगेंगे तो ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा? ब्लॉक जाएगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा। भाई ये बॉडी तो रेस्ट में थी कि नहीं थी वहां पे इनिशियली? हमने फोर्स अप्लाई किया, तो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक क्या करेगा? मूव करेगा। तो जब इस तरह से तीनों फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक हमें कहां मूव करता हुआ दिखाई देगा? वर्टिकली अपवर्ड। वहां पे लिखा इतना? करूं अब देखो नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो देखो इस तरह से हम शो कर रहे हैं, वहां पे हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे इस तरह से एक पीस पड़ा हुआ है। यहां पे एक इंसेक्ट, या बोले यहां पे एक इंसेक्ट है जो इसको पुल कर रहा है। कितने से? 10 न्यूटन के फोर्स से इसको खींच रहा है। फिर यहां पे एक और इंसेक्ट है, और ये भी इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है 10 न्यूटन से। फिर यहां पे एक और इंसेक्ट है, और ये भी इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है 10 न्यूटन से। ये जो एंगल है पूरा, ये एंगल दिया है वहां पे 120, ये भी 120, और ये भी हमारा यहां पे क्या है? 120। तो जैसे टेबल है, टेबल पे खाने का एक पीस पड़ा हुआ है और उसको वहां पे 3 इंसेक्ट इन तीनों डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द डायरेक्शन, फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच, फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच द पीस विल मूव, फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच द पीस विल मूव। तो बताना है किस डायरेक्शन में पीस क्या करेगा? मूव करेगा। फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच द पीस विल मूव। अच्छा, पीस किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अबे देखो, अगर पीस मूव करेगा तो पीस उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स बन रहा होगा। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स। हमें कैलकुलेट क्या करना है? रिजल्टेंट। तो पहले तीनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड करो।
इस फोर्स को मान लो यहां पे F1, इसको मान लो वहां पे F2, इसको मान लो वहां पे F3। अच्छा, F1 को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? तो बताओ, ये जो डायरेक्शन होगा, नहीं, ये जो डायरेक्शन रहेगा इसको तुमने क्या मान लिया? एक्स एक्सिस। तो यही एक्सिस है कि नहीं वहां पे? अब बताओ, अगर हम F1 फोर्स की बात करेंगे तो F1 10 आई कैप होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब ये पूरा 90 है, ये पूरा कितना? ये 90, तो ये कितना बच गया? 30। फिर ध्यान है, ये पूरा 90 है कि नहीं है? नहीं, ये पूरा 120, ये 90, तो ये भी कितना? अब बताओ, F2 को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? अब डिपेंड कर रहा है एंगल किससे मान रहे हो। अभी यहां पे एंगल किससे दिया है? अबे 30 दिया है y से, x से कितना हो जाएगा? तो हम क्या लिखे वहां पे? -10 cos 60 i कैप प्लस 10 sin 60 j कैप। अब इसको एज इट इज लिखे रहने दो। अब आओ F3 पे। है, अब बताओ F3 पे अगर आओगे तो ये 30, तो ये भी कितना एंगल? 60। और ये अगर 60 होगा तो F3 के लिए x कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव। तो x कंपोनेंट हो जाएगा -10 cos 60 i कैप -10 sin 60 j कैप। अब रिजल्टेंट का मतलब क्या है? रिजल्टेंट का मतलब है F1 प्लस F2 प्लस F3। अब बताओ, 10 sin 60 माइनस 10 sin 60 कैंसिल आउट होगा कि नहीं कैंसिल आउट होगा? cos 60 कितना होता है? 1/2। तो ये -5 बनेगा नहीं बनेगा? ये भी बनेगा -5 i कैप, ये भी बन गया -5, तो क्या हो गया? -10, और ये कितना? +10। तो रिजल्टेंट क्या आ गया? अब बताओ, रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है तो ये जो खाने का पीस है मूव करेगा क्या? नहीं। ये जो पीस रहेगा ये हमारा क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अब देखो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि हमने तीनों को वेक्टर फॉर्म में क्या कर दिया है? लिख दिया है। अब देखो, एक प्रॉपर्टी देखो, इसको हम कई बार यूज करेंगे वहां पे। जैसे मान लो यहां पे 10 न्यूटन का एक वेक्टर है, यहां पे भी 10 न्यूटन का एक फोर्स है। बताओ कितने फोर्स है यहां पे? 2 फोर्स है, दोनों ही 10 न्यूटन के हैं कि नहीं? अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो हमने F से क्या किया? डिनोट किया। अच्छा, अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना होगा? दोनों इसमें एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? तो अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो वो था √A² प्लस B², तो वहां पे 10√2। बताओ, यही रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? है। अब जब भी हम रिजल्टेंट लेंगे, जब भी हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट लेंगे, तो रिजल्टेंट देखो, अभी दोनों के टेल टू टेल मीट कर रहे नहीं मीट कर रहे हैं? इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां पे लाके प्लेस कर दो, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ? एक का हेड दूसरे के टेल से। अब बताओ, रिजल्टेंट कब मिलेगा? जब फर्स्ट का टेल और सेकंड के हेड को हम क्या करेंगे? तो ये हमारा वहां पे रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा वहां पे? अच्छा, जो भी रिजल्टेंट है, मान लो इसने एंगल कितना फॉर्म किया? अल्फा। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। tan अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर, और बताओ लाइन की लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? तो 10 डिवाइडेड बाय 10, तो अल्फा कितना? अबे अल्फा 45। tan अल्फा 1, अल्फा की वैल्यू कितनी? 45। अब देखो, रिजल्ट क्या ध्यान रखना है? रिजल्ट यहां पे ध्यान रखना है
कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ये रिजल्ट है जो बहुत जगह हम यूज करेंगे, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट सेम है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्ट मिडिल में आएगा। समझ में क्या लिखवा रहा हूं मैं? प्रॉपर्टी, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट कहां पे जाएगा? उनके बीच में जाएगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि यहां पे एक वेक्टर है कितने का? 10 न्यूटन का, यहां पे एक और वेक्टर है 10 न्यूटन का, मान लो इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तब मैंने क्या बोला है? जब भी दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो रिजल्टेंट कहां मिलेगा? रिजल्टेंट एग्जैक्ट उनके मिड पे मिलेगा। तो यहां कहीं तुम्हें रिजल्टेंट मिलेगा और ये कितने एंगल में मिल रहा होगा? 30 डिग्री पे। लिखो, प्रॉपर्टी लिखो वहां पे। प्रॉपर्टी क्या है? दो वेक्टर को अगर हम ऐड करने जा रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट कहां मिलेगा? रिजल्टेंट हमेशा बीच में मिलेगा। लिखा? लिख लिया? अच्छा, अब देखो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। अब देखो इस चीज को जरा, यहां पे कितने वेक्टर्स थे? एक यहां पे 10 न्यूटन का था कि नहीं था? फिर यहां पे एक 10 न्यूटन का था, यहां पे भी कितना था? बताओ कितने वेक्टर्स थे? 3 वेक्टर थे। अच्छा, अब डायग्राम में देखो जरा, ये एंगल कितना था भाई? ये भी 60 था और ये भी कितना था? 60। तो यहां पे बोलोगे नहीं बोलोगे कि ये भी कितना? 60, ये भी कितना? 60 है। अब प्रॉपर्टी यूज करो। प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है? देखो 3 वेक्टर को ऐड करना है, तो एक तरीका ये भी होता है कि पहले किसी दो वेक्टर को हम ऐड करें और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको हम किसके साथ ऐड कर दें? 3 के साथ। भाई जैसे इक्वेशन यही लिखते हो, F1 प्लस F2। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहां पे पहले किसी दो वेक्टर्स को ऐड कर लो, उनका जो रिजल्ट आएगा उसको हम तीसरे के साथ क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अब बताओ इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अब ये रिजल्टेंट कितना होगा? ये रिजल्टेंट होगा दो वेक्टर को हम बताओ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से कैलकुलेट कर सकते नहीं कैलकुलेट कर सकते? तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब याद करो, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो कॉस 120 की वैल्यू -1/2 थी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहां पे +100, यहां पे, तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 10 न्यूटन आया कि नहीं है? इसका मतलब है कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट 10 न्यूटन होगा और ये कहां पे होगा? अबे सेंटर हो, लेकिन नेगेटिव एक्स के अलोंग होगा ही नहीं होगा। अब F1 F2 को ऐड कर लिया है, अब हम किसके साथ देखेंगे? बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना? और बताओ एंगल अगर 180 होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 10 - 10 कितना? 0। तो कई बार 3 वेक्टर्स होते हैं तो ऐड करने का तरीका क्या है? किसी दो को पहले ऐड कर दो और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम तीसरे के साथ क्या कर दें? ऐड कर दें। वहां पे मेथड कोई सा भी फॉलो करोगे, उससे पहले भी रिजल्टेंट कितना आया था?
0 और अभी भी कितना है 0। हेलो, हाँ रोहित। लिखा इतना, रब करें। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो यार, लिखो वहां पे द थ्री वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी, द थ्री वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी, the three vectors OA, OB and OC have the same magnitude R. The three vectors OA, OB and OC have the same magnitude R. Then the sum of these vectors have magnitude. Then the sum of these vectors have magnitude. अब इस तरह से यहां पे एक सर्कल दिया हुआ है और यहां पे तीन वेक्टर्स दिए हैं। ये दिया हुआ है ओ ए, फिर यहां पे एक दिया है वेक्टर ओ बी, और यहां पे एक और वेक्टर है, ये वेक्टर दिया है ओ सी, और ये जो एंगल है, तो हमारे पास तीन वेक्टर हैं ओ ए ओ बी एंड ओ सी। तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है? जो भी तीनों वेक्टर्स होंगे, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सर्कल का रेडियस आर होगा कि नहीं होगा वहां पे? भाई जो भी लाइन की लेंथ होगी वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? आर। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, इन तीनों का रिजल्टेंट कितना।
कितना है? अबे लिखने का देखो दो तरीके हैं। एक तो क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कैलकुलेट करना है, नहीं कैलकुलेट करना है। तो टोटल का मतलब क्या हो गया, तीनों को हम वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दें, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। अच्छा, ओ ए को क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कितना, आर, इस डायरेक्शन में मान लो एक्स एक्सिस, और ये हमारी क्या हो गई, वाई एक्सिस। तो बताओ अब क्या लिखोगे वहां पे यही लिखोगे आर आई कैप। ओ बी को क्या लिखोगे, ओ बी को लिखोगे वहां पे आर जे कैप। ओ सी को क्या लिखोगे, बताओ, ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं है वहां पे, तो इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट भी। अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे r cos 45 i कैप प्लस r sin 45 j कैप। बताओ, तीनों को ऐड करना है वेक्टर फॉर्म में, तो हमें जाके क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। अब तीनों को ऐड करोगे तो यहां पे कितना, आर आई कैप cos 45 1 बाई रूट टू। तो बताओ ऐसा ही बने नहीं बनेगा, आर 1 प्लस 1 बाय रूट टू आई कैप, और जे कैप वाली टर्म ऐड करोगे तो ये हो जाएगा प्लस आर 1 प्लस 1 बाय रूट टू जे कैप। बताओ ये है कि नहीं वहां पे, अबे है कि नहीं इतना। अब बताओ, ये वेक्टर का x कंपोनेंट है, ये क्या है वेक्टर का, और क्या लिखवाया था, किसी वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर था कि नहीं था। अब क्या बनेगा यहां पे, अबे ये पूरी टर्म अगर k होगी तो ये पूरी टर्म भी क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू रूट टू के। तो यहां पे हो जाएगा रूट टू, के का मतलब क्या हो गया, के का मतलब हो गया आर 1 प्लस, एलसीएम ले लो वहां पे। अब एलसीएम लोगे तो रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा आर इंटू रूट टू प्लस 1। देखो यही है कि नहीं है वहां पे। तो यहां पे हमने क्या किया है, तीन वेक्टर्स को ऐड करना था, तो तीनों को हमने वेक्टर फॉर्म में क्या कर दिया, लिख दिया। उसके बाद तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये भी था, एक वेक्टर ये आर है, ये वेक्टर भी कितना है, तो अब तीन वेक्टर हैं, तो पहले इन दोनों वेक्टर को कंसिडर करो। बताओ इनके बीच का एंगल कितना, 90, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आएगा कि नहीं आएगा, और उसकी वैल्यू आर रूट टू होगी, होगा। तो पहले हमने दो वेक्टर को ऐड किया, उसका रिजल्ट कुछ निकल के आ गया। अब उसको हम किसके साथ ऐड करें, सी के, ओसी के साथ। बताओ ओसी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है कि नहीं। अब दोनों के बीच में एंगल कितना, अबे गधे हो तुम, 0 डिग्री ना। अबे पहले इसको देखा और इसको देखा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 45 पे है कि नहीं है, और इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट रहेगा वो ओसी के साथ सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो एंगल कितना, और एंगल अगर 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे, आर रूट टू प्लस क्या हो गया आर, तो आंसर हो जाएगा आर इंटू रूट टू प्लस 1। चेक करो यही वैल्यू वहां से भी आई थी कि नहीं आई थी। तो कई बार इस तरह सॉल्व करेंगे, जब तीन वेक्टर्स होंगे तो दो को ऐड करेंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम तीसरे के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लिखा,
हो गया? अब लिखो वहां पे, द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1, 2 एंड 3। हमारे पास तीन वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, 2 एंड 3, एंड whose directions are along, and whose directions are along the sides of an equilateral triangle, and whose directions are along the sides of an equilateral triangle taken in same order, taken in same order। क्या लिखा, टेकन इन सेम ऑर्डर इज। तो बताना है इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। तो इस तरह से था, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं है? अब कितने वेक्टर्स लिए गए? तीन। अगर बताओ एक वेक्टर ऐसा लिया, कितना मैग्नीट्यूड है? 1। फिर दूसरा कैसे लेंगे? ऑर्डर सेम रहेगा ना। तो अगर एक ऐसा, तो दूसरा ऐसा होगा कि नहीं होगा? कितना है इसका मैग्नीट्यूड? 2। फिर जो तीसरा होगा, बताओ इस तरह से है कि नहीं है? ऑर्डर हमारा सेम है, मतलब कि हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वहां पे। अब बताना है इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना। कितना है?
अबे कुछ नहीं बोलता है तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है। जो 4 ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन है 1, दूसरा √6, तीसरा √3, चौथा √14। हमें जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। आंसर तुम बोलो कौन सा है तुम्हारा, क्या है? 6√3 तो नहीं है। एक ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है √6, तीसरा ऑप्शन √3, चौथा ऑप्शन √14 बन रहा है। अबे समझाया ना, 3 वेक्टर कैसे ऐड करेंगे? तीनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। अब जनरली हम क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस लेते हैं और इसको क्या लेते हैं? बताओ फर्स्ट वेक्टर किसके अलोंग है? तो इसको अगर मैंने वेक्टर ए बोला, इसको ए बोल रहे हैं, तो ए का मतलब 1 आई कैप है कि नहीं? अब इसको हम बी बोल रहे हैं। अब बताओ जो वेक्टर का टेल रहता है वहां पे हमें ओरिजिन इमेजिन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो ये एक्स, बताओ ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकेंड। ये 60 है कि नहीं है? तो इसका x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट, तो जो b वेक्टर रहेगा, b वेक्टर को क्या लिखोगे? b वेक्टर को लिखोगे -2 cos 60 i कैप प्लस 2 sin 60। तो यहां पे जो वेक्टर b रहेगा cos 60 1/2 माइनस आई कैप sin 60 √3/2। बताओ ये वेक्टर b है कि नहीं? हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है वेक्टर c। फिर से अब टेल कहां पे इमेजिन करें? यहां पे टेल पे ओरिजिन इमेजिन करो जरा। बताओ ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। अच्छा अब ये बताओ ये एंगल कितना? ये 60 है कि नहीं है? तो ये भी कितना? अब बताओ इस वेक्टर के x और y कंपोनेंट दोनों नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे? x कंपोनेंट कितना? -3 cos 60 i कैप प्लस -3 sin 60 j कैप। तो c की वैल्यू क्या? cos 60 1/2, तो -3/2 i कैप sin 60 √3/2, तो -3√3/2 j कैप। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिजल्टेंट वेक्टर। मान लो रिजल्टेंट वेक्टर d है, तो वो हो जाएगा a प्लस b प्लस, अब सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड करेगा। बताओ यहां पे 1 आई कैप है ना, यहां पे भी, तो ये टर्म तो बचेगा केवल कितना? -3/2 आई कैप, ये टर्म बचेगी। अब जे कैप में देखो यार, यहां पे √3, यहां पे -√3/2, तो क्या दे देगा वहां पे? अबे √3 कॉमन ले लोगे ना, तो 1 -3/2 -हाफ बचा है नहीं बचेगा? तो चेक करो यहां पे -√3/2 जे कैप है क्या? अबे माइनस करोगे ना, √3 बाहर निकाल लो, तो 1 -3/2 -1/2, तो ये -√3/2 है कि नहीं है?
अब बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड -3/2 का स्क्वायर प्लस -√3/2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9/4, यहाँ पे प्लस कितना 3/4, तो कितना आ गया, देखो है कि नहीं वहां पे। तो इन तीनों वेक्टर को अगर ऐड करोगे तो जो करेक्ट आंसर है वो हमें मिलेगा वहां पे कितना, √3 यूनिट। अबे आया कि नहीं है? अब इसी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वहां पे, इन द अबव क्वेश्चन द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ, लिखो वहां पे, इन द अबव क्वेश्चन द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ, द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ, पहला ऑप्शन लिखो वहां पे 210 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 210 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड ऑप्शन दिया है 30 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, थर्ड ऑप्शन दिया है 60 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड ऑप्शन दिया है 30 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, थर्ड में बोल रहा है 60 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, और लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है 120 डिग्री विद द सेकेंड वेक्टर, 120 डिग्री विद द सेकेंड वेक्टर। पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करेगा, बताओ ये रिजल्टेंट वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? अबे तुम लोग तो पूछ रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है ना, इसके दोनों क्या है, दोनों सेकंड में होता है, अबे थर्ड है। कोई वेक्टर के अगर दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हैं तो वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वहां पे क्या है, वाई एक्सिस, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा डी वो ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे, इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, अब इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट -√3/2। अब बताओ ये एंगल मान लो अल्फा है, अल्फा एंगल हमने किससे पकड़ा है, नेगेटिव एक्स से, और वहां पे लास्ट क्लास में लिखवाया था कि जब भी हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा, जब भी हम एंगल कैलकुलेट करना होगा हम केवल क्या पकड़ेंगे, मैग्नीट्यूड, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना, √3/2 बेस, अबे माइनस साइन नहीं लेना है, क्या बोला था मैंने कि अबे जब भी हम एंगल कैलकुलेट करेंगे हमें साइन कंसिडर नहीं करना है, तो विदाउट साइन लोगे तो tan अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई कि नहीं हो गई है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या बोलते हैं, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारी वहां पे क्या है, और मान लो यहां कहीं हमारे पास एक लाइन है, ऐसी एक लाइन खींची है। अब ध्यान रखना है, अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव लिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जब चलोगे तो एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा, और क्लॉकवाइज चलोगे तो वो एंगल नेगेटिव लिया जाएगा।
अब बताओ हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन किसके साथ फाइंड आउट करना है, वेक्टर 1 के साथ या वेक्टर ए के साथ। पहला वेक्टर यही है कि नहीं है वहां पे। अब इस वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमें कौन सा एंगल दिए, सभी एंगल पॉजिटिव दिए हैं, तो ये एंगल की बात कर रहा ही नहीं कर रहा। ये कितना है 30, ये कितना, तो 180 प्लस 30, हाँ चेक करो, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो फर्स्ट वेक्टर के साथ 210 डिग्री फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। हो गया। अबे आएगी नहीं, हो गया ना। अब देखो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि मान लो एक पार्टिकल है और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, पार्टिकल की वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप है। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी 3i कैप प्लस क्या है 4j कैप, तो बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अभी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर रूट 25, यानी कितना। तो अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप है तो वहां से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। अगर मैंने कभी तुमसे बोला कि एक वेक्टर है a और इसकी वैल्यू दी है 13i कैप प्लस 6j कैप, अब मैं अगर पूछ रहा हूं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर मैं पूछ रहा हूं कि यहां पे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है, अबे अंडर क्या कैलकुलेट भी नहीं करना आता है। 13 का कितना 169, 6 का, तो बोलो मैग्नीट्यूड कितना 20, तो रूट 205 यही वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है। लिखो हेडिंग डालो वहां पे, लिखो वहां पे टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, या ऐसे लिखो वहां पे हाउ टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर। अब जैसे देखो यहां पे हम शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस, और यहां पे है एक वेक्टर ए। और मान लो वेक्टर ए की इक्वेशन दी हुई है 12i कैप प्लस 5j कैप। हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी इक्वेशन दी है 12i कैप प्लस, अच्छा 12i कैप प्लस 5j कैप का मतलब है कि इसका x कंपोनेंट 12, y कंपोनेंट 5। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर
along the direction of vector A। हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब देखो, ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? किसी भी वेक्टर को क्या लिखा जाता है? किसी भी वेक्टर को लिखने का रूल क्या है? लिखने का रूल है उसका मैग्नीट्यूड साथ में क्या मल्टीप्लाई किया जाता है? उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। बताओ, यही तरीका है कि नहीं? किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड, साथ में मल्टीप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब मुझे अगर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब बताओ, यहां पे अगर मुझे यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ए कितना है? 12i कैप प्लस 5j कैप, डिवाइड किससे करना है? उसके मैग्नीट्यूड से। 12 का 144, 5 का 116 था 13। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1/13 12i कैप प्लस 5j कैप। यही हमारा यहां पे क्या है? यूनिट वेक्टर है। लिखा है ना? अच्छा, अब ये बताओ जरा यहां पे, अभी ये बताओ, ये चीज कितनी थी? 5, ये 12, ये कितनी? पाइथागोरस थ्योरम से ये है कि नहीं है वहां पे? इसका एंगल मान लो थीटा। अब बताओ, एंगल अगर थीटा मानोगे तो कॉस थीटा क्या देगा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो कॉस थीटा हो गया 12/13, साइन थीटा 5/13। ऐसा लिख सकते हो? अच्छा, अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। कितने एंगल पे ये वेक्टर है? तो हम यूनिट वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा जे कैप। भाई, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम उसको लिखेंगे यहां पे 1 cos थीटा और 1 sin थीटा। वैल्यू पुट कर दो cos थीटा और sin थीटा की, तो वैल्यू निकल के आएगी 12/13 आई कैप प्लस 5/√13 जे कैप। देखो है कि नहीं वहां पे? तो रिजल्ट हो जाएगा 12/13 आई कैप प्लस क्या हो गया? 5/13 जे कैप।
अबे समझ में मैंने क्या किया है? हमने केवल उसी को रिजॉल्व करके लिख दिया वहां पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें मालूम है 1 है वहां पे। तो दोनों तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा उस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर। समझ में इतना? देखो अब कैलकुलेट करके देखो यार इसको। यहां पे हम शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस, यहां पे शो कर रहे हैं वाई एक्सिस, और यहां पे 2 पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट ए और यहां पे दिया हुआ है पॉइंट बी। जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,12, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 12। जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया है 10,2। तो यहां पे एक्स एक्सिस है, यहां पे वाई एक्सिस है, यहां पे एक पॉइंट ए है, दूसरा यहां पे क्या दिया हुआ है, पॉइंट बी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल चल रहा है ए से बी के अलोंग। समझ में? 2 पॉइंट्स दिए हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट मालूम है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जो कहां से कहां जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है। अच्छा, कितने से चल रहा है, तो ये पार्टिकल चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कहां से कहां चल रहा है, ए से बी की ओर। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है। राइट डाउन द वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। राइट डाउन द वेलोसिटी, राइट डाउन द वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो बताना है वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी क्या होगी। आया?
हम्म, अबे ऑप्शन क्या है, पहले तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? हाँ, ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है कि नहीं मालूम है? पार्टिकल कितनी वेलोसिटी चल रहा है? अब बताओ, अगर मुझे किसी वेक्टर को लिखना है तो वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल चाहिए उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें केवल कैलकुलेट करना है इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? अब कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में? ना, ये बताओ मुझे। देखो, ओरिजिन से ए पॉइंट को ज्वाइन करो और ज्वाइन करके एक वेक्टर ड्रॉ करो। ओरिजिन से हमने ए पॉइंट को ज्वाइन किया, मान लो इसको हमने बोला वेक्टर ए। कर सकते नहीं कर सकते वहां पे? अच्छा, ओरिजिन से बी को ज्वाइन करो और बी को ज्वाइन करके बोलो एक वेक्टर बी है। अब एक वेक्टर है, बी वेक्टर है, पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? ए से बी। तो अब यहां पे क्या करें, एक और वेक्टर सी ज्वाइन करें। अब बताओ कितने वेक्टर बन गए? 3 वेक्टर बन गए। अच्छा, तो वेक्टर ए को लिखेंगे क्या, पहले बताओ मुझे। वेक्टर ए को अगर लिखना है तो वेक्टर ए को क्या लिखा जाए? क्या लिखेंगे? अबे वेक्टर ए को क्या लिखेंगे? हाँ, अबे घर जाके पढ़ते वढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कैसे आते हो रोज सुबह उठ के? हाँ, अबे मैग्नीट्यूड क्या, इसका एक्स कंपोनेंट नहीं दिख रहा है क्या? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या था? अबे कोऑर्डिनेट का मतलब उसका एक्स और वाई कंपोनेंट है कि नहीं है? ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक? 2। और ये कितनी? तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा वहां पे 2i कैप प्लस 12j कैप। अब बताओ वेक्टर बी को क्या लिखें? 10i कैप प्लस 2j कैप। अब बताओ वेक्टर ए मालूम है, वेक्टर बी मालूम है, वेक्टर सी कैसे मिलेगा? कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है यहां पे? हाँ, सब गधे हो एक साथ। कौन सा? बी। अबे ए का हेड सी के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो रिजल्टेंट कौन सा है? तो जो बी रहेगा, बी किसके बराबर? हमें कौन सा वेक्टर कैलकुलेट करना है? तो जो वेक्टर सी रहेगा वो यहां पे वेक्टर बी। देखो है कि नहीं है? पुट करो जरा। वेक्टर बी कितना है? 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस ए को 2i कैप प्लस 12। अब सॉल्व करोगे तो वेक्टर सी कितना आएगा? 10 माइनस 2 8i कैप। हाँ फिर, हाँ 2 माइनस 12 14 होता है। अबे 2 माइनस 12, देखो है कि नहीं है? तो यहां पे जो वेक्टर सी आएगा वो 8i कैप माइनस 10j कैप आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ वेक्टर सी किसके अलोंग है? अबे वेक्टर सी उसी के अलोंग है जिसके अलोंग पार्टिकल क्या कर रहा है? चल रहा है। और हमें मालूम है अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो हम क्या करेंगे अब यहां पे 8i कैप माइनस 10j कैप को डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से। 8 का 64 माइनस 10 का 100, तो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा 8i कैप माइनस 10j कैप डिवाइडेड बाय √164।
बताओ ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया? अब ये यूनिट वेक्टर सी के अलोंग है कि नहीं, और उसी डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी वेक्टर भी है कि नहीं? तो अब बताओ जो वेलोसिटी वेक्टर लिखना होगा, उस वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? उसका मैग्नीट्यूड कितना? 50 डिवाइडेड बाय √164 ब्रैकेट में 8i कैप माइनस 10j कैप। ये हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। हमने रिजल्ट यहां पे केवल यही यूज किया है कि किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका है उसका मैग्नीट्यूड साथ में मल्टीप्लाई करना है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। हो गया? हो गया? रब करें ना इसे? अब देखो ये अगर x एक्सिस है, ये हमारी क्या थी? y एक्सिस। और यहां पे हमने शो किया था एक वेक्टर a और इसने x के साथ एंगल कितना बनाया था? थीटा। अब बताओ अगर हम इस वेक्टर की बात करें तो ये वेक्टर प्लेन में है कि नहीं? अगर यहां पे हम इस वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये वेक्टर प्लेन में है। कौन से प्लेन में? तो ये हो गया एक्स वाई। अच्छा, अब इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट थे? वेक्टर अगर प्लेन में होगा तो इस वेक्टर के यहां पे दो कंपोनेंट थे कि नहीं थे? एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ए एक्स था और दूसरा इस डायरेक्शन में क्या था? ए वाई था। तो जब कोई वेक्टर प्लेन में होता है तो उसके वहां पे कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फिजिक्स में ज्यादातर जो वेक्टर आता है वो वेक्टर क्या होता है? प्लेन में होता है, 2 डायमेंशन की बात करते हैं। लेकिन मैथ्स में कई बार ऐसा भी होगा जब वेक्टर क्या होगा? स्पेस में होगा। अभी प्लेन में ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है कि ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी वाई जेड है। अब जो वेक्टर है, वेक्टर ऐसा कहीं बन जाए, ऐसा। अभी कैसा दिख रहा है? ऑपोजिट नहीं, वेक्टर ना तो एक्स वाई प्लेन में है ना वाई जेड में। ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर अब हमारा स्पेस में। स्पेस का मतलब है कि यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। जैसे अगर तुम इस पॉइंट की बात कर रहे हो तो इस पॉइंट पे एक्स कॉमा वाई, और यहां पे अगर देखोगे तो एक्स कॉमा वाई था, है। तो जब वेक्टर प्लेन में होगा तो उसके वहां पे 2 कंपोनेंट होंगे, और जब वेक्टर स्पेस में होगा
तो वहां पे इसके 3 कंपोनेंट होंगे। तो वेक्टर्स में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जहां पे वो तीनों कंपोनेंट की बात करता है, तो लिखो इतना है पहले। प्लेन में तो 2 कंपोनेंट, स्पेस होगा तो वहां पे क्या होगा, 3 कंपोनेंट। लिख लिया? हो गया? अबे हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो डायग्राम ड्रॉ करो। अब डायग्राम में क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। अब यहां पे एक्सिस शो करो यार। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गई जेड एक्सिस। मैंने क्या बोला, ये हो सकता है क्यूब हो या फिर हो सकता है ये क्या हो, क्यूबॉइड हो। अब यहां पे क्या करो, इस तरह से एक डायगोनल लो। ये इसका ओरिजिन है कि नहीं है? तो ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करो और ज्वाइन करके शो करो वेक्टर ए। देखो डायग्राम समझ में आ रहा है? जैसे ये हमारी क्या हो गई, x, ये हो गई y, ये हो गई z, ये 3 एक्सिस है। अब देखो अगर इन 3 एक्सिस में वेक्टर ऐसा होगा तो प्लेन में होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा तो प्लेन में। अब हम जिस वेक्टर की बात कर रहे हैं ना, वो वेक्टर ऐसा है। समझ में नहीं समझ में आ रहा है? अभी समझ में है ये वेक्टर? या फिर देखो ये जो वॉल है ना, इसको मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी, ये ऊपर ही वाई मान लो, और ये हो गई जेड। तो ये 3 एक्सिस हो गई। अब इमेजिन करो कि यहां से एक वेक्टर ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करी, उसके उस डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। भाई रूम एक क्यूबॉइड है कि नहीं है? तो हमने क्या किया, यहां से एक वेक्टर खींचा और वहां तक ड्रॉ कर दिया। अब अभी ये समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोल रहा हूं, ये 3 एक्सिस है, ये 3 एक्सिस है कि नहीं अभी यहां पे? अब जब मैंने वेक्टर ऐसा ड्रॉ किया, ऐसे ही कि नहीं यहां पे, तो ये जो वेक्टर है, चेक करो, ये y के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है? कर रहा है। अच्छा, y पे प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे?
इस वेक्टर का अगर मुझे y पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां से हम y पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अबे जैसे यहां से हमने वेक्टर ड्रॉ किया, नहीं ड्रॉ किया? अब पूछ रहा हूं इस वेक्टर का इस y एक्स पे प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करें? तो वहां से उसके हेड से यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अब इस डायग्राम में देखो जरा, ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर कुछ y के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है? अबे ऐसा समझ में कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं? अब ये स्पेस में बन रहा है, ये तुम्हारी x, ये y, ये z, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर y के साथ कुछ एंगल फॉर्म करे नहीं फॉर्म करेगा? अच्छा, ये जो वेक्टर रहेगा सिमिलरली x के साथ भी क्या करेगा? z के साथ भी क्या होगा? एंगल फॉर्म करेगा वहां पे। तो हमने क्या इमेजिन किया है कि ये जो वेक्टर है y के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ये जो वेक्टर है y के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? बीटा। अच्छा, इस वेक्टर का हमें प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करना है? अगर इस वेक्टर का हमें प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे? उसके हेड से इस एक्सिस पे क्या करेंगे? तो बताओ ये ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा? वहां पे होगा ऐसा? ये कितने एंगल पे आएगा? तो बताओ कॉस बीटा क्या देगा? भाई ये जो पूरा डिस्टेंस रहेगा यहां से यहां तक, वो उस वेक्टर का y कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा? या y एक्सिस पे क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा। तो cos बीटा a y बाय a होगा। तो a y इक्वल्स टू क्या होता है? a cos बीटा होगा। अच्छा, इमेजिन करो यहां से यहां जब हमने एक लाइन खींची तो ये लाइन इसके साथ एंगल फॉर्म कर रही होगी, ये इस वॉल के साथ भी कुछ एंगल फॉर्म करी नहीं फॉर्म करेगी? अब कैसे कैलकुलेट करोगे वो एंगल वहां पे? जैसे ये दो एक्सिस है कि नहीं है वहां पे, अब ये वेक्टर ऐसा है कि नहीं है? अब हम किसके साथ एंगल देख रहे हैं? ये एंगल देख रहे हैं हम z के साथ। तो हम क्या करेंगे? यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अब देखो होता क्या है, अगर हमारा x एक्सिस के साथ अगर एंगल बन रहा है किसी वेक्टर का अल्फा, y के साथ क्या बन रहा है? बीटा, और z के साथ गामा। तो जिस तरह से यहां पे हमने लिखा है ना, सेम वैसे ही रिजल्ट बनेगा वहां पे। ax इक्वल्स टू a cos अल्फा और az इक्वल्स टू a cos गामा। फिर इस तरह से बनता है रिजल्ट। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन z पे कैसे निकालें? इस वेक्टर का z पे कैसे निकाले प्रोजेक्शन? देखो डायग्राम ऐसा था कि नहीं था? ये x था, ये y था, ये तुम्हारा z था, और इस तरह से हमारा एक वेक्टर a था कि नहीं था वहां पे? तो हम क्या करेंगे वहां पे? क्या? अबे वाई नहीं, देखो यहां से यहां एक लाइन गई कि नहीं गई? अब उस लाइन से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किस पे ड्रॉ करना है? हमें ड्रॉ करना है इस z एक्सिस पे। तो अगर डायग्राम में देखोगे ना, तो ये तो डायगोनल है कि नहीं है? और ये जो फ्रंट फेस होगा, फ्रंट फेस में यहां से इसको ज्वाइन कर दो। समझ में आ रहा है? अब ये कुछ राइट एंगल ट्राइंगल देगा फिर से यहां पे, और ये एंगल हमने क्या कंसिडर किया है? ये एंगल हमने कंसिडर किया है गामा। तो यहां पे अगर कॉस गामा लोगे तो चेक करना, अब तुम्हें समझ में आएगा। वहां पे जैसे यहां पर हमने लिया था ना प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो वैसे ही हम y और y पे भी ले सकते हैं, z पे भी ले सकते हैं, x पे भी ले सकते हैं। तो रिजल्ट ध्यान रखना है,
जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा उसके साथ हमेशा हम क्या लिखेंगे, कॉस वाला कंपोनेंट लिख देंगे वहां पे। तो जो रिजल्ट आता है x के साथ a cos अल्फा, y के साथ a cos बीटा, z के साथ क्या हो गया, a cos गामा। अब बताओ इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट है कि नहीं है? तो जब वेक्टर स्पेस में होगा तो उसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहां पे इसका मैग्नीट्यूड है ये। तो अगर वेक्टर तुम्हारा किस में होता, अगर वेक्टर प्लेन में होता तो उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाता, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। लेकिन वेक्टर जब हमारा स्पेस में होगा तो वहां पे तीनों कंपोनेंट होंगे, और कंपोनेंट होंगे वहां पे अंडर रूट, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ए जेड स्क्वायर। लिखा है ना? अब जैसे मैं अगर कभी लिख रहा हूं कि फोर्स की इक्वेशन दी हुई है, मान लो एक पार्टिकल है, पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक पार्टिकल है, पार्टिकल में फोर्स कितना लगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, पार्टिकल का मास दिया है 10 kg। तो पार्टिकल पे फोर्स दिया है इतना, पार्टिकल का मास दिया है 10 kg। अब लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का फोर्स की इक्वेशन दी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। पार्टिकल का मास कितना, 10 kg। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। रूट 29, देखो चेक करो क्या बन रहा है वहां पे। अबे फॉर्मूला सबने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, 9th 10th में क्या था फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू, तो यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया कि नहीं हो गया। अब ये किसके बराबर, तो चेक कर लो एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन हो जाएगा वहां पे रूट 29/10। देखो है कि नहीं है। तो अगर कभी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी होगी, 2 कंपोनेंट होंगे तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और अगर 3 कंपोनेंट होंगे तो वहां हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अच्छा, इस वेक्टर का y पे प्रोजेक्शन ए वाई होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा यहां से यहां तक ए जेड, यहां से यहां तक, तो बेसिकली इस क्यूबॉइड के जो 3 साइड्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, अबे इस क्यूबॉइड के जो 3 साइड्स होंगे वो उस वेक्टर के क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे वहां पे। अब बताओ क्यूबॉइड के 3 साइड्स मालूम है तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वहीं से फॉर्मूला मैंने लिखा है वहां पे। भाई तीनों साइड की लेंथ मालूम है, तो डायगोनल की लेंथ का मतलब क्या होता है? डायगोनल की लेंथ का मतलब होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चन होंगे वेक्टर के जहां पे वेक्टर स्पेस में होगा, तो वहां पे इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? यूज करेंगे। समझ में आया इतना? अब अगले टर्न पे करेंगे इसको कंटिन्यू, है ना?